हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। कमर्शियल कोर्ट्स। अब कमर्शियल कोर्ट्स मतलब धंधे से जुड़े हुए कोर्ट्स। अब आपको पता ही है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी को सामान उधार पे दिया। ठीक है, सामान क्या उधार पे बेचा, क्रेडिट पे बेचा। वो सामने वाला बंदा पेमेंट ही नहीं कर रहा। वो कहता है जी सामान में डिफेक्ट था। तो कहता है सामान में डिफेक्ट तो बताना तो चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे झगड़े होते हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं। तो पहले क्या होता था, केसेस जाते थे, ऐसे रिकवरी के केसेस, किसी ने किसी से पेमेंट लेनी है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते थे। केस चले गए कहाँ पे? केस चले गए जी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन आया, हाई कोर्ट में चले गए। तो मतलब कहने का भाव क्या था कि एक जो नॉर्मल जो सिविल कोर्ट थे, ठीक है, जो नॉर्मल कोर्ट्स थे वहाँ पे केसेस जाते थे, कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं था, स्पेशलाइज कोर्ट्स नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो भी झगड़े थे वो उलझे ही रहते थे, सालों 10 साल, डेकेट्स हो जाते थे, 10 साल 20 साल। ठीक है, वो उनका कोई निपटारा नहीं होता था। तो जिससे क्या है कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, जो फॉरेनर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर थे, वो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते थे थोड़ा सा डरते थे। ठीक है, तो फॉरेनर्स का भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट बने, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आए, ठीक है, उनका इंटरेस्ट बने कि उनको लगे भी हाँ जी यहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई झगड़ा राइज होता है तो उसका डिस्प्यूट एक मैकेनिज्म प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे क्या है कि झगड़े का एक अर्ली जो है रेजोल्यूशन हो सके। ठीक है, तो इस पर्पज से ये क्या है टॉपिक लाया गया। ठीक है, एक्चुअली ये सिविल प्रोसीजर कोड का ही हिस्सा है। आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। तो उसको इसी चैप्टर का आपका जो सिलेबस है उसी का पार्ट बनाया गया है, तो मैंने इसको अलग से क्या है एक बना के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो है 2015, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था। जो धंधा, जो बिजनेस से जुड़े हुए जो झगड़े हैं उसके लिए क्या है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म हो, स्पेशल कोर्ट्स हो। ठीक है, तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015। छोटा सा टॉपिक है, 3 साढ़े 3 पेज का टॉपिक है। ठीक है, बाकी उसके बाद क्या है कुछ केस लॉज है, बस वो पढ़ने हैं इसमें हमने। ठीक है, एग्जाम में आई थिंक एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है ये। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, सेट कर दूँ उसको मैं। चलिए, तो क्या बोलते हैं? The Government of India introduced the Commercial Courts Act 2015. Commercial Courts Act 2015 came into force on 23rd October 2015. तो पहली बात, सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये कानून लाया। ठीक है, और ये लागू कब हुआ? 23 अक्टूबर 2015, 23rd October 2015 को ये अप्लाई किया गया। तो कहते हैं मकसद क्या था कि जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट थे जुडिशरी में चलते थे, कोई केसेस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई चल रहे हैं हाई कोर्ट में, उसमें रिडक्शन हो। ठीक है, कमी आए। ठीक है, एक स्पेशल मैकेनिज्म हो, स्पेशल कोर्ट्स हो। ठीक है, जो केवल क्या है बिजनेस से जुड़े हुए जो डिस्प्यूट्स हैं उसको देखें। ठीक है, अब देखो एक स्पेशल कोर्ट हो जाएगा जहाँ पे जो केवल बिजनेस से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स को देखेगा, तो ऑब्वियसली उनका जो सेटलमेंट रेशो होगा, उनका जो डिसीजन रेशो होगा वो फास्ट होगा, वो जल्द ज़्यादा होगा, और उनका जो डिसीजन है वो फास्ट होगा क्योंकि वो डेली उसी चीज़ में कर रहे हैं। ठीक है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। जो मैंने आपको समझाया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में पैसा लगाते थे, ठीक है, बिजनेसेस में, अब बिजनेसेस की कुछ झगड़े हो जाते थे, उसका निपटारा ही नहीं हो पाता था। ठीक है, द एक्ट मेनली डील्स विद कमर्शियल डिस्प्यूट्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ठीक है, बिल्कुल, देखिए बिजनेस से जुड़े हुए झगड़े, बिजनेस के साथ जुड़े हुए झगड़े जितनी जल्दी उसका निपटारा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग लार्ज इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, अब लार्ज इकोनॉमिक वैल्यू हम पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। ठीक है, जो ये कमर्शियल कोर्ट्स हैं इसको सेटअप करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में कमर्शियल कोर्ट सेटअप करना है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है। ठीक है, अब वैल्यू क्या रखनी है वो सरकार तय कर सकती है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्ट इज टू इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग लार्जर इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, अब लार्ज इकोनॉमिक वैल्यू हम पढ़ेंगे, मिनिमम 3 लाख की होती है। ठीक है, इसमें जो डिस्प्यूट है जो इन कोर्ट में जाएगा वो 3 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। अब एक सरकार बढ़ा के मिनिमम लिमिट करोड़ रुपये कर सकती है। ठीक है, 2 करोड़ कर सकती है, वट एवर अमाउंट दे वॉन्ट टू फिक्स दे कैन। एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, भी ध्यान से समझना, इस एक्ट में बात जो की गई है 2 प्रकार के, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। पहला तो है कमर्शियल कोर्ट्स। एक तो कमर्शियल कोर्ट सेटअप किए जाएंगे, इसके खिलाफ जो अपील होनी है वो कहाँ होनी है? कमर्शियल
अपेलेट कोर्ट्स, ठीक है। तो दो सेटअप हो गए, कमर्शियल कोर्ट सेटअप हो गए, तो उनके खिलाफ, कमर्शियल कोर्ट्स के खिलाफ अपील करने के लिए जो कमर्शियल अपेलेट कोर्ट्स हैं वो सेटअप हुए, ठीक है। उसके अलावा थर्ड हो गया कौन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल डिविजन इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स के अंदर क्या है, कमर्शियल डिवीजन सेटअप की जाएंगी, ठीक है, कमर्शियल डिवीजन सेटअप की जाएंगी। अब उन कमर्शियल डिवीजन्स के जो डिसीजन आएंगे कमर्शियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, उनके खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है, उन्हीं हाई कोर्ट में जो कमर्शियल अपेलेट डिवीजन सेटअप की जाएंगी, तो वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि समझ आया आपको, एक तो क्या है, एक तो हो गया कमर्शियल कोर्ट्स, ठीक है, कमर्शियल कोर्ट सेटअप हो गए, ठीक है, इनके खिलाफ अपील कहाँ होगी, कमर्शियल अपेलेट कोर्ट्स में, ठीक है, कमर्शियल अपेलेट कोर्ट्स में होगी अपील, ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड क्या है, जो कहते हैं कमर्शियल डिविजन्स इन हाई कोर्ट सेटअप की जाएंगी, जो कमर्शियल डिविजन्स, ठीक है, इनके खिलाफ अपील कहाँ होगी, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन, यानी कि अपेलेट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे अपेलेट ऐड हो गया, कमर्शियल अपेलेट कोर्ट्स यहाँ पे कमर्शियल अपेलेट ऐड हो गया, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन्स में इन हाई कोर्ट, ठीक है, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन्स इन हाई कोर्ट। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको। यानी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इन कोर्ट को सेटअप करने का मकसद क्या आता है कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स है उनका जो रेजोल्यूशन हो, उनका जो निपटारा हो, वो स्पीडी हो, अच्छे से हो, ठीक है, स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हैं वो हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स है, और इनके खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है, कमर्शियल अपेलेट कोर्ट्स में। और दूसरा, कमर्शियल डिविजन्स इन हाई कोर्ट सेटअप की जाएंगी, और इन कमर्शियल डिविजन्स के जो डिसीजन आएंगे उनके खिलाफ अपील कहाँ होगी, कमर्शियल अपेलेट डिविजन्स इन हाई कोर्ट्स, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है, दीज कोर्ट्स एंड डिविजन्स adjudicate कमर्शियल डिस्प्यूट लाइक बिजनेस ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। अब बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो झगड़े हैं, ठीक है, लेन देन के मसले हैं, सामान में कुछ डिफेक्ट निकला, कोई झगड़ा हो गया उस चीज़ का, ठीक है, और स्पेसिफाइड वैल्यू हम पढ़ेंगे कौन सी वैल्यू, ठीक है, स्पेसिफाइड वैल्यू के झगड़े हुए जो झगड़े हो रहे हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, या उनके साथ जुड़े हुए उसके साथ रिलेटेड मैटर्स हैं वो सब, ठीक है। दैट इनेबल्स, मकसद क्या है, क्विक एंड एफिशिएंट रिड्रेसल ऑफ हाई वैल्यू कमर्शियल केसेस। ज़्यादा वैल्यू के कमर्शियल केसेज हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा हो। अब कोई कह दे कि मेरा 10,000 रुपये का केस है, तो वो नहीं देखते ये कोर्ट, ठीक है। तो जो कहते हैं क्विक एंड हैवी एफिशिएंट रिड्रेसल ऑफ हाई वैल्यू कमर्शियल केसेस, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये कानून लाया गया है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 लाने का मकसद क्या था, जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनका जो रेजोल्यूशन है, उनका जो एडजुडिकेशन है वो स्पीडी वे में हो, ठीक है, स्पीडी एंड फास्टर क्या है, सेटलमेंट ऑफ केसेस हो, ठीक है। उसके लिए क्या है, कमर्शियल कोर्ट सेटअप किए गए, और उसके खिलाफ अपील करने के लिए क्या है, जहाँ पे अपील की जा सकती है, कमर्शियल अपेलेट कोर्ट्स। उसके अलावा कमर्शियल डिवीजन्स इन हाई कोर्ट सेटअप की गई, उनके खिलाफ अपील करने के लिए कमर्शियल अपेलेट डिवीजन्स इन हाई कोर्ट सेटअप की गई। मकसद क्या है भाई, क्विक एंड एफिशिएंट रिड्रेसल ऑफ हाई वैल्यू कमर्शियल केसेस। क्लियर है सर। नेक्स्ट क्या है, कमर्शियल कोर्ट्स की बात करते हैं। सेक्शन 3 बहुत रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईजी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट, तो पावर किसके पास है, कमर्शियल कोर्ट्स को सेटअप करने की स्टेट गवर्नमेंट के पास। हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, क्या है, अपने एक कमर्शियल कोर्ट सेटअप कर सकती है, में विद द कंसल्टेशन ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जैसे पंजाब सरकार ने करना है, तो पंजाब सरकार का कौन सा हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब हरियाणा सरकार ने अगर कमर्शियल कोर्ट सेटअप करने हैं, वो किससे कंसल्ट करेगी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, क्योंकि पंजाब का भी भाई, हरियाणा का भी भाई। कॉन्स्टिट्यूट कमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये कमर्शियल कोर्ट सेटअप कहाँ किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स कन्फर्ड ऑन दोज कोर्ट्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो इन कोर्ट्स को, जो ये कमर्शियल कोर्ट सेटअप किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, इनकी पावर्स क्या होंगी, वो सब स्पेसिफाई की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद क्या कर सकती है, मे स्पेसिफाई पेक्यूनरी वैल्यू। पेक्यूनरी क्या होता है, मॉनेटरी वैल्यू। दो तरह की जुरिडिक्शन होती है इनकी, एक पेक्यूनरी, एक होती है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। इनके जैसे मान लीजिए एक कोर्ट सेटअप किया, एक कमर्शियल कोर्ट सेटअप किया, उनको 3 डिस्ट्रिक्ट दे दी। उनको लगता है कि हाँ यार, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत कम कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो तीसरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट का इकट्ठा दे दिया। या एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, जैसे मान लो बॉम्बे, मुंबई, मुंबई में 2 सेटअप कर दिए ऐसे मान लो, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट की पावर है। स्टेट गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करेगी, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद पेक्यूनरी
लिमिट स्पेसिफाई कर सकती है जो कम से कम 3 लाख की होगी, 3 लाख से ऊपर की होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख सच हायर वैल्यू। अब मान लो किसी सरकार ने 1 CR तय कर दिया कि इन कमर्शियल कोर्ट में जो केसेस आएंगे वो कम से कम 1 CR की वैल्यू के होने चाहिए और 1 करोड़ वैल्यू के होने चाहिए, तो लिमिट क्या है 1 करोड़, उससे नीचे वाले केसेस सुनेगा ही नहीं कमर्शियल कोर्ट, ठीक है। और क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, मे एक्सटेंड, ऑल्टर एंड रिड्यूस द जुरिसडिक्शन ऑफ सच कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके इन कोर्ट की, कमर्शियल कोर्ट जो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल है उनकी लिमिट को घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ठीक है। अपॉइंट वन और मोर पर्सन्स हैविंग एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द कमर्शियल डिस्प्यूट्स टू बी जज और जजेस ऑफ सच कोर्ट्स, ठीक है। तो यानी कि एक या एक से ज़्यादा पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए जज यहाँ पे, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया। तो कमर्शियल कोर्ट्स की कहानी सारी समझ आ गई। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कमर्शियल कोर्ट्स को सेटअप करने की इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो ये कमर्शियल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है जो कमर्शियल कोर्ट है सेटअप कर सकती है, उनकी पेक्यूनियरी लिमिट तय कर सकती है और उनकी जो टेरिटोरियल लिमिट है वो तय कर सकती है, ठीक है। और उसकी टेरिटोरियल लिमिट जो है उसको घटाना है बढ़ाना है, ये क्या है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था, और यहाँ पे जो केसेस का निपटारा करना है जो, ठीक है, तो कौन करेगा, जज। कमर्शियल कोर्ट में क्या होंगे, जज। तो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक या एक से ज़्यादा जज अपॉइंट कर सकती है, उनका जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस है वो देखते हुए, ठीक है। तो सिंपल हो गया। अब जो पेक्यूनियरी लिमिट जो तय की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 लाख, 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जितनी मर्जी सरकार फिक्स कर सकती है, ठीक है, हर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है जुरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एंड कमर्शियल डिविजन्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इनकी जो जुरिसडिक्शन की, जुरिसडिक्शन में अभी बात की, ठीक है। जुरिसडिक्शन जो होती है दो तरह की होती है, एक क्या होती है पेक्यूनियरी, पेक्यूनियरी मतलब वैल्यू के हिसाब से मॉनिटरी वैल्यू, और दूसरी क्या होती है टेरिटोरियल, ठीक है। तो पहला है जुरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स, ठीक है। तो हमने बात की कि कमर्शियल कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है, पेक्यूनियरी की बात की जाए तो नॉट लेस देन 3 लाख और एनी हायर सम जो सरकार फिक्स कर सकती है, और टेरिटोरियल क्या है सरकार फिक्स करेगी, ठीक है, उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। तो कौन से केसेस जाएंगे इनके पास, एक स्पेसिफाइड वैल्यू के केसेस, ठीक है। स्पेसिफाइड सरकार स्पेसिफाई करेगी इस वैल्यू के केसेस हैं, ठीक है, इस वैल्यू या उससे ज़्यादा की वैल्यू के केसेस इनके पास जाएंगे, ठीक है। सूट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, देखिए यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है सिविल केसेस जो बिजनेस के झगड़े हैं लेन देन के, ठीक है। जुरिसडिक्शनल स्कोप मैंने बात की कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अब पूरे स्टेट में क्या है कि जुरिसडिक्शन दी जाती है कि यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको पावर दे दी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको कमर्शियल कोर्ट को पावर दे दी, ठीक है। वो सरकारी मतलब कौन तय करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। द जुरिसडिक्शन एक्सटेंड ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ द स्टेट असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इज वेस्टेड विद द असिस्टेंट ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, ठीक है। तो पूरे स्टेट में जुरिसडिक्शन है, ठीक है। अब ये देखना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पूरी स्टेट की जुरिसडिक्शन है, अब किस तरीके से कमर्शियल कोर्ट को, कौन से कमर्शियल कोर्ट को किस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देनी है पावर, या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट की पावर देनी है, हु विल डिसाइड, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। तो दो तरह की बात होगी यहाँ पे, जुरिडिक्शन की बात करें तो दो तरह की जुरिडिक्शन है, एक पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन है, ठीक है, दूसरी क्या है हमारी जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, ठीक है। तो टेरिटोरियल तो क्या है जैसे असाइन की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और पेक्यूनियरी क्या है एक स्पेसिफाइड वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर स्टेट तय करती है, वी शैल नॉट बी लेस देन ₹3 लाख, ठीक है। फिर कहते हैं कमर्शियल डिवीजन की जुरिडिक्शन क्या होगी, ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशंस relating to commercial disputes of a specified value filed in a high court having ordinary original civil jurisdiction। अब देखो, अब हाई कोर्ट की भी दो तरह की जुरिडिक्शन होती हैं, एक क्या होती है ओरिजिनल, एक क्या होती है अपेलेट, ठीक है। हाई कोर्ट की बेटा क्या होती है, दो तरह की जुरिडिक्शन होती है आपको पता है, ठीक है। एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है, दूसरी कौन सी होती है अपेलेट। अब कहते हैं हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है, हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है, ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू हो जाएगी, सरकार ने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। मान लीजिए पंजाब सरकार ने क्या किया, एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी कि इस स्पेसिफाइड वैल्यू के जो केसेस हैं वो सीधा किसके पास जाएंगे, जो कमर्शियल डिविजन इन द हाई कोर्ट है उनके पास जाएंगे,
ठीक है। तो यानी कि अब हाई कोर्ट जिसके पास एक क्या है, ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन है, ठीक है, तो उनके पास एक स्पेसिफाइड वैल्यू के जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो सीधा जो भी सूट्स हैं एप्लीकेशन है वो उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, कमर्शियल डिवीजन इन द हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट कौन सा है, जो हैविंग ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन, ठीक है, shall be heard by the commercial divisions of that high court. The commercial division is responsible for hearing and disposing of such disputes. देखो बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है। देखो हाई कोर्ट में दो तरह के केसेस जाते हैं, सिविल केसेस भी जाते हैं और क्रिमिनल केसेस भी जाते हैं। सिविल केसेस तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अब जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे एक स्पेसिफाइड वैल्यू के, तो उस हाई कोर्ट में एक कमर्शियल डिवीजन होगी, तो स्पेसिफाइड वैल्यू के जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे तो उस डिवीजन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो उस डिवीजन के पास क्या है, वो सारे केसेस चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, जुरिडिक्शन इन आर्बिट्रेशन मैटर्स। नेक्स्ट कहते हैं कि अब देखो यहाँ पे अब कहते हैं जो आर्बिट्रेशन मैटर्स हैं, आर्बिट्रेशन पता ही है, जहाँ पे एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है। तो आर्बिट्रेटर क्या करता है, वहाँ पे जो दो पार्टीज को बिठा के उन जो दो पार्टीज की बात सुनता है और उनके फिर डिसीजन वो देता है, अपना जुडिकेट करता है, ठीक है। मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो आपके सिलेबस में है, shall be heard and disposed of by the commercial divisions of high court where such division is constituted, ठीक है। अब कहते हैं कि देखो जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के साथ जुड़े हुए जो झगड़े हैं अंडर द जो कवर होते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत, तो वो तो कौन सुनेगा, कमर्शियल डिविजन्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, वेयर सच डिवीजन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। फिर कहते हैं जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केसेज हैं जो हाई कोर्ट में फाइल किए गए हैं, आर्बिट्रेशन मैटर्स अदर देन द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी जो डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन है फाइल्ड ऑन द रीजनल साइड ऑफ द हाई कोर्ट shall also be heard and disposed of by the commercial divisions of high court where constituted। जहाँ पे कमर्शियल डिवीजन कॉन्स्टिट्यूट की गई है हाई कोर्ट में, तो जो डिस्प्यूट हुए हैं, ठीक है, जो कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन के डिस्प्यूट्स भी हाई कोर्ट में ही जो ये कमर्शियल डिवीजन है वो सुनेगी, ठीक है। तो दोनों को ही कौन सुन रहा है, कमर्शियल डिविजन्स ऑफ हाई कोर्ट, अगर वहाँ पे क्या है कि ये कमर्शियल डिविजन्स कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी हैं, ठीक है। सेक्शन 10 एंश्योर स्पेशलाइज हैंडलिंग ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन मैटर्स बाय कमर्शियल डिविजन्स ऑफ हाई कोर्ट। मतलब सिंपल सी बात हो रही है कि हाँ जी, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है जो कवर्ड होती है अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, या जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के झगड़े भी हैं वो भी क्या है, दोनों तरह के झगड़े कौन सुन सकता है, जो कमर्शियल डिविजन्स हैं इन द हाई कोर्ट, अगर ये कमर्शियल डिवीजन सेटअप की जा चुकी है। सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट बहुत ईजी है, बहुत रिलेवेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो कहते हैं जो स्पेसिफाइड वैल्यू की बात करते हैं, हम ये बात कर रहे हैं ना, पेक्यूनियरी वैल्यू देखी जाएगी, एक स्पेसिफाइड वैल्यू से नीचे के केसेस यानी कमर्शियल कोर्ट या ये जो कमर्शियल डिवीजन है वो नहीं सुनेंगे। अब वो चलो स्पेसिफाइड वैल्यू सरकार ने तय कर दी, सरकार ने तय कर दी भी 1 CR के झगड़े हैं, 1 CR के झगड़े हैं या उससे ऊपर के झगड़े हैं वही सुने जाएंगे, उससे नीचे के नहीं सुने जाएंगे। अब कहते हैं वो 1 CR की जो कैलकुलेशन करनी है उसको कैसे करना है, तो कहते हैं जहाँ पे पैसे की रिकवरी का केस है, मान लो किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से पैसे लेने हैं, तो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट लेनी थी, इनवाइस के पैसे थे, सामान भेजा था, उसके बाद कंपनी ने कह रखा था भी अगर आप 15 डेज में भुगतान नहीं करोगे, 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं करोगे, तो हर महीने आपको 12% ब्याज लगेगा, यानी कि 12% पर एनम के हिसाब से, यानी 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी लगेगा। तो कहते हैं कि देखिए जहाँ पे रिकवरी का मसला है ना, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और सूट, कमर्शियल कोर्ट में या कमर्शियल डिवीजन में जो एप्लीकेशन या सूट फाइल किया जा रहा है, उस डेट तक, जिस दिन ये सूट या एप्लीकेशन फाइल की जा रही है उस डेट तक जो इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है उस वैल्यू में वो भी काउंट किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए लेने थे, 10 लाख के ऊपर जो ब्याज ऐड हो रहा है अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और सूट, ठीक है, तो उस दिन तक का ब्याज भी साथ में ऐड होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, रिकवरी ऑफ मनी की। तो जहाँ बात होती है मूवेबल प्रॉपर्टी या राइट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे कहते हैं क्या उठाया जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जिस दिन ये सूट या एप्लीकेशन फाइल की जा रही है, द डे ऑन विच द सूट और एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड, ऑन दैट डे द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी कंसीडर्ड। ठीक है, वो स्पेसिफाइड वैल्यू को चेक करने के लिए कि ये जो स्पेसिफाइड वैल्यू उतनी है या नहीं है, इस वैल्यू के बाद आप केस फाइल कर सकते हो। तो स्पेसिफाइड वैल्यू में क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू की कैलकुलेशन करते समय जब जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है
तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और सूट, ठीक है, देखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी ऐसे सेम ही है, ठीक है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और राइट इन it, the value shall be computed taking into account market value of immovable property as on the date of filing of suit or application, same to same, ठीक है। इन केस ऑफ इंटेंजिबल राइट तो यहाँ पे क्या है, सेम ऐसे ही है, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ सच राइट, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ सच राइट बाय प्लेंटिफ एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट और एप्लीकेशन, ठीक है। तो सिंपल हो गया, जहाँ रिकवरी ऑफ मनी की बात आ रही है तो वहाँ पे देख रहे हैं इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, जितना पैसा लेना था प्लस इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और सूट। यहाँ पे बात आ रही है मूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो मार्केट वैल्यू है एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट और एप्लीकेशन। जहाँ पे बात आ रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वहाँ पे भी क्या है, सेम ऐसे ही है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और सूट। जहाँ पे बात आ रही है इंटेंजिबल एसेट की, तो वहाँ वैल्यू कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू, सेम वही वर्डिंग ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और सूट, ठीक है, सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट काफ़ी अच्छा है, सेक्शन 12A, ठीक है। सेक्शन 12A क्या है, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट। देखो अब मान लीजिए कमर्शियल कोर्ट में केस आ गया या कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट इन द हाई कोर्ट में केस आ गया, तो ऐसा नहीं है कि सीधा वो केस को चलाना शुरू कर देते हैं, केस की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। पहले कोशिश की जाती है इस केस को फाइल करने से कि प्री मीडिए उनका मतलब इससे पहले क्या करा जाए, मीडिएशन, ठीक है। मीडिएशन क्या है कि बातचीत करवाई जाए आपस में बिठा के, कि बिना भी ये लंबी चौड़ी कार्रवाई के ही क्या है झगड़ा निबट जाए, कोर्ट में आने से पहले ही क्या है झगड़ा निबट जाए, ठीक है। तो इसी पे फोकस है इनका, सेक्शन 12 है उसी की बात करता है। कहते हैं कि प्री इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये क्या है कि इंस्टीट्यूशन मीडिएशन है, एक संस्था है, ठीक है, वो निपटाने की कोशिश करती है केस को मीडिएशन के जरिए, बातचीत के जरिए, ठीक है। द वेरी पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज टू रिजॉल्व कमर्शियल डिस्प्यूट्स विदाउट ब्रिंगिंग देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। पहले तो क्या है, मीडिएशन की कोशिश की जाएगी, मीडिएशन कारगर नहीं हो पाती, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाती, फिर क्या है कि ये कमर्शियल कोर्ट्स हैं और ये कमर्शियल डिविजन इन द हाई कोर्ट है, ठीक है। द वेरी पर्पस ऑफ दिस एक्ट वॉज टू रिजॉल्व द कमर्शियल डिस्प्यूट विदाउट ब्रिंगिंग देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू मीडिएशन प्रायर टू अप्रोचिंग ए कमर्शियल कोर्ट फॉर डिस्प्यूट कमर्शियल इन नेचर, ठीक है। तो कहते हैं कि कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, आप कमर्शियल कोर्ट को अप्रोच करें उससे पहले कोशिश क्या है, एक्ट ये चाहता है कि पार्टीज अटेम्प्ट टू सेटल देयर इश्यूज थ्रू मीडिएशन, यानी कि पार्टीज क्या है, अपने झगड़े को क्या है, मीडिएशन के जरिए ही निपटा लें, ठीक है। तो इस कानून की इच्छा ये थी कि कोर्ट तक केस आए ना, तो पहले ही क्या है, हम एक क्या है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के जरिए, जो मीडिएशन के जरिए क्या है झगड़े को निपटा दें, ठीक है, ताकि क्या है कोर्ट में केस आए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज द अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है। जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है, ठीक है, उनके जरिए जो अथॉरिटीज सेटअप की गई हैं, वहाँ से क्या है कि उन अथॉरिटीज़ को क्या है कॉन्स्टिट्यूट करके, उन अथॉरिटीज़ को सिलेक्ट करके एक सिस्टम, एक मीडिएशन मैकेनिज्म बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, जो क्या है मीडिएशन के जरिए कमर्शियल डिस्प्यूट को निपटारा करने की कोशिश करे, ठीक है, फॉर द पर्पसेज ऑफ प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन। टाइम पीरियड क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ठीक है। लिटिगेशन तो हो गया, कोर्ट में केस ही आ गया, ठीक है। प्री लिटिगेशन यानी कि लिटिगेशन से पहले क्या की जाए, मीडिएशन। मीडिएशन में क्या है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनके जरिए, ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, की मीडिएशन में कौन लोग शामिल होंगे, ठीक है। कैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मेड, जब पार्टीज ने एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है, कि हम ये केस क्या है यहाँ कमर्शियल कोर्ट में चलाना चाहते हैं, तो कहते हैं जब वो एप्लीकेशन लगी है तो 3 महीने के अंदर कोशिश किया जाएगा कि मीडिएशन के जरिए झगड़े को निपटा दिया जाए। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 months विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मान जाती हैं तो 3+2 हो सकता है, यानी कि 3 महीने में नहीं निपटारा हो पाया तो 2 महीने की एक्सटेंशन हो सकती है कि मीडिएशन के जरिए निपटाने की, ठीक है। अवॉर्ड सेटलमेंट, ठीक है। अब जो भी डिसीजन आएगा प्री लिटिगेशन मीडिएशन में, जो भी डिसीजन आएगा अथॉरिटीज़ का, तो वो ऐसा माना जाएगा जैसे वो अवार्ड है अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है। द अवार्ड और सेटलमेंट ऑफ प्री लिटिगेशन मीडिएशन शैल बी इन राइटिंग होगा, वो साइंड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट होगा एंड द मीडिएटर, यानी जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट हैं वो भी साइन करेंगी,
ठीक है, राइटिंग में चलो ये अवार्ड हो गया, डिसीजन हो गया, और जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट है वो भी साइन कर रही है, साथ में जो मीडिएटर था वो साइन कर रहा है। ठीक है, award shall have the same status and effect as of an arbitral award under section 30 subsection 4 of the arbitration and conciliation act 1996। तो सारी स्टोरी आप समझ गए कि इस एक्ट को लाने का मेन मकसद था 12A पे फोकस किया जाना। 12A सेक्शन क्या बोलता है कि हाँ जी, जो कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोर्ट में झगड़ा जाए ना। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन लगाई जाती है, ठीक है, कोई कमर्शियल डिस्प्यूट की, तो कोशिश की जाएगी कि पहले 3 महीने के अंदर ही मीडिएशन के जरिए उस झगड़े को सुलझा दिया जाए। मीडिएटर जो है उस झगड़े को सुलझा दे, और जो झगड़ा जब सुलझेगा, ठीक है, तो उनका जो डिसीजन होगा मीडिएटर का, ठीक है, और पार्टीज उस मान जाती हैं उस, ठीक है, उस मैकेनिज्म को, ठीक है, जो भी अवार्ड को मान जाती हैं, तो पार्टीज टू द डिस्प्यूट इस जो मीडिएशन का एग्रीमेंट है उसको साइन करेंगे, साथ में जो मीडिएटर है वो भी साइन करेगा, और ये यानी कि एग्रीमेंट क्या है, राइटिंग में होगा जो उनके पार्टीज का मीडिएशन हुआ है। ठीक है, और 3 महीने में कोशिश की जाएगी निपटाने की। जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी, ठीक है, पार्टीज के द्वारा झगड़े की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, 3 महीने के अंदर झगड़ा निपटाने की कोशिश की जाएगी, और पार्टीज अगर कंसेंट दे देती हैं तो 3+2 भी हो सकता है, यानी 2 महीने एक्सटेंड हो सकता है। अपील की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि कमर्शियल कोर्ट का डिसीजन आता है तो कमर्शियल अपेलेट कोर्ट है उनके पास अपील होगी। यहाँ पे कमर्शियल डिवीजन इन हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो उनके खिलाफ जो कमर्शियल अपेलेट डिवीजन इन द हाई कोर्ट है वहाँ पे अपील हो सकती है। ठीक है, तो करना कितने टाइम में, 60 डेज के विद इन, और निपटाना कितने टाइम में है, 6 महीने के अंदर। ठीक है, यानी कि जब डिसीजन आया, जब कमर्शियल कोर्ट का डिसीजन आया, उसके 60 डेज के विद इन कमर्शियल अपेलेट कोर्ट में अपील की जा सकती है, या कमर्शियल डिवीजन इन हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो नेक्स्ट 60 डेज में अपील हो सकती है कमर्शियल अपेलेट डिवीजन इन द हाई कोर्ट। आई होप क्लियर है। एनी पर्सन एग्रीड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कमर्शियल कोर्ट शैल विद इन 60 डेज ऑफ सच जजमेंट में फाइल एन अपील। ठीक है, अपील टू कमर्शियल अपेलेट कोर्ट, कहते हैं इफ ही इज अग्रीड बाय जजमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट बिलो द डिस्ट्रिक्ट जज ही में अपील टू कमर्शियल अपेलेट कोर्ट। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है, जो, एक सेकेंड, ठीक है, जहाँ पे क्या है, जजमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट में जो कौन सा जज था, बिलो डिस्ट्रिक्ट जज, बिलो डिस्ट्रिक्ट जज का जो भी, ठीक है, अथॉरिटी है उसका डिसीजन था, उसके खिलाफ अपील कहाँ है, कमर्शियल अपेलेट कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है अपील टू कमर्शियल अपेलेट डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन में कहाँ अपील होनी है, इफ ही इज अग्रीड बाय जजमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जो कमर्शियल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर जो कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट है, 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे अपील कहाँ है, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो अब एक कमर्शियल कोर्ट है, कमर्शियल कोर्ट में कहते हैं कि 2 तरह के अथॉरिटीज होंगी। ठीक है, एक बिलो डिस्ट्रिक्ट जज वाली, बिलो डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, एक बिलो डिस्ट्रिक्ट जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अब बिलो डिस्ट्रिक्ट जज है, इसके खिलाफ अपील कहाँ होगी, ठीक है, कमर्शियल अपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, तो क्योंकि कमर्शियल कोर्ट के खिलाफ अपील कर रहे हो आप, कमर्शियल कोर्ट में कौन डिसीजन दे रहा है, ये तो बिलो डिस्ट्रिक्ट जज की अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट जज खुद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कमर्शियल अपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील होगी। ठीक है, और जहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट में जो डिसीजन कौन दे रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो वहाँ पे अपील कहाँ होगी, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट। ठीक है, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट। ठीक है, और सेकंड केस क्या आ गया बेटा, ठीक है, सेकंड केस क्या है, जो कहते हैं कि कमर्शियल डिवीजन इन हाई कोर्ट है, तो क्या है, कमर्शियल डिवीजन इन हाई कोर्ट है, इसके खिलाफ तो अपील कहाँ होगी, सेम यहीं पे। ठीक है, कमर्शियल अपेलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट में। ठीक है जी, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो कमर्शियल कोर्ट के खिलाफ अपील है, तो देखना है कि किसके खिलाफ अपील है। अगर बिलो डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ है तो वहाँ कमर्शियल अपेलेट ट्रिब्यूनल, अगर डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ है तो कमर्शियल अपेलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट, और जहाँ कमर्शियल डिवीजन इन हाई कोर्ट के खिलाफ है तब भी यहीं पे है कमर्शियल अपेलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट में। ठीक है, सिंपल हो गया। चलिए, और जो ये अपील करनी थी 60 डेज के विद इन जब डिसीजन आया था, और निपटारा कब करना है इन्होंने, ठीक है, जहाँ अपील की जा रही है अपेलेट जो सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो निपटारा होना है वो 6 महीने के अंदर। ठीक है,
अमेंडमेंट टू द प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी 1908। अब कहते हैं कि जब ये कानून आया, ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया, तो इसने सिविल प्रोसीजर कोड के कई सेक्शंस को बदल डाला। तो ये आपको याद नहीं करना, बस एक रीडिंग है बस, ठीक है, रेलेवेंट नहीं है। तो सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी shall in their application to any suit in respect of commercial dispute of specified value stands amended in manner provided under the schedule। तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ठीक, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ठीक है, वहाँ पे जो कमर्शियल काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, तो वहाँ जो स्पेसिफाइड वैल्यू की बात की गई है, तो इस एक्ट के आने के बाद वो अमेंड हो जाती है। द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन अमेंडेड बाय द शेड्यूल इन दर एप्लीकेशन। अब ये सारे कहते हैं कि इनमें क्या है, एक्ट सेक्शन में चेंजेस आ गया, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद जो, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड के इन सेक्शन में चेंजेस आया। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स है, कंपनसेटरी कॉस्ट है, कॉस्ट इशुएंस एंड सर्विसेज ऑफ समन, ठीक है, प्लीडिंग्स है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, जजमेंट एंड डिक्री है। सर्टन प्रोसीजर्स वर आल्सो इंसर्टेड टू इनेबल द फास्ट ट्रैक प्रोसेस ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स। कुछ और प्रोविजंस को कहते हैं ऐड किया गया सीपीसी में, ताकि ये कमर्शियल कोर्ट्स में जो फास्ट ट्रैक क्या है डिसीजन हो सके, ठीक है। तो सिंपल एक बार गो थ्रू करना इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है केस लॉ, ठीक है, ये सीपीसी के ही कुछ केस लॉज हैं जो ऐड किए गए लास्ट में। दाइमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट, एक बस इसको रीडिंग करनी है एक बारी, ठीक है, रीड करना है, एक आइडिया भी कल को एग्जाम में आ गया तो आपके पास जवाब होना चाहिए बस, ठीक है। दाइमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विकास कुमार एंड अदर्स, ठीक है। अब ये क्या केस है, कहते हैं एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, एक फाइनेंस कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, एक लोन दिया कुछ लोगों को, ठीक है, अपोजिट पार्टीज, यानी कि द बोरोअर्स फेल्ड टू रीपे द लोन। अब बोरोअर पैसा नहीं दे पाया। डिस्प्यूट वॉज रेफर टू द सोल आर्बिट्रेटर who gave an arbitral award decision. The borrowers were unhappy with the arbitrator's decision, so they approached the commercial court at Dhanbad. यानी arbitrator ने decision दिया and the parties were dissatisfied with the decision and they approached the commercial courts at Dhanbad. However, commercial court dismissed their petition because it said it did not have the required pecuniary jurisdiction. अब मैंने बताया कि जो पेक्यूनरी जुडिक्शन क्या है, मॉनिटरी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो जुडिक्शन तय होती है, और नॉट लेस देन 3 लाख, ठीक है। अब वो सब स्टेट गवर्नमेंट तय करती है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट की जुडिक्शन कितनी होनी चाहिए, कि कम से कम कितनी वैल्यू के केस सुनने हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि अब वो कोर्ट कह रहा है कि भाई हमारे पास तो पावर ही नहीं है, इतनी कम वैल्यू का केस सुन नहीं सकते हम तो, ठीक है। तो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया भैया कॉमर्शियल कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम वही केसेस सुन सकते हैं जहाँ पे क्या है कि अमाउंट 1 CR या उससे ज़्यादा की हो, ठीक है, या फिर सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिफरेंट नोटिफिकेशन जारी कर रखा हो। तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन तो जारी कर नहीं रखा और वैल्यू रख रखी है कम से कम 1 CR की, तो हम केस नहीं सुन सकते। तो कोर्ट यहाँ पे सही है, ठीक है। सिंस नो सच स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हैड बीन इशूड, कोर्ट हेल्ड दैट इट हैड नो अथॉरिटी टू हियर द मैटर। तो जहाँ पे एक पेक्यूनरी वैल्यू से नीचे के केसेज हैं, तो कोर्ट के पास पावर ही नहीं है केस सुनने की, तो डिसमिस कर देंगे उस वैल्यू से नीचे के केसेज हैं, ठीक है। देयरफॉर द पिटीशन वाज डिसमिस्ड एज नॉन मेंटेनेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इशू आ गया, जुरिडिक्शनल इशू आ गया कि कोर्ट के, कमर्शियल कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी वो केस को सुनने की, ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस AA एवोकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। The court stated that when a commercial disputes involve an amount of 1 CR or more, the matter will be dealt with under Commercial Courts Act 2015, even if application is filed under Section 9 of Arbitration and Conciliation Act 1996। तो कहते हैं कि बेशक एप्लीकेशन फाइल की गई है आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के तहत, बट वैल्यू अगर 1 CR या उससे ऊपर की है तो सीधा केस कहाँ जाएगा, सुनना ही पड़ेगा कमर्शियल कोर्ट्स को, ठीक है। तो कोर्ट ने फर्दर एक्सप्लेन किया, इफ dispute arises from an agreement related to immovable property, property is used only for trade or business purpose, and value of dispute is more than 1 CR, then such dispute will be treated as commercial dispute। तो कोर्ट ने बोला कि देखिए जहाँ पे कोई बिजनेस का कोई एग्रीमेंट था, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ था, और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज़ हो रही थी, ट्रेड में यूज़ हो रही थी, और वैल्यू 1 CR या उससे ज़्यादा की थी, तो किस उसका कोई झगड़ा होता है तो माना जाएगा वो कमर्शियल डिस्प्यूट है, ठीक है, यानी कमर्शियल कोर्ट ही सुनेगा। In such cases, only the commercial court has the authority to hear and decide application filed under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act 1996। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जहाँ कह दिया कि हाँ जी यहाँ पे अगर कोई झगड़ा हुआ, कमर्शियल डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, तो बेशक उसकी एप्लीकेशन लगाई गई है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के जरिए के तहत, तब भी क्या है ये कमर्शियल कोर्ट में ये झगड़ा आएगा, ठीक है, कमर्शियल कोर्ट इसको सुनेगा, ठीक है। अगर कोर्ट ने भी कहा कि जहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 CR या उससे ज़्यादा की है, और लिंक किसके साथ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ है, और वो
बिजनेस के साथ लिंक है उसका, तो केस फिर कमर्शियल कोर्ट सुनेगा, इसको कमर्शियल डिस्प्यूट माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट द कोर्ट रेफर टू द केस ऑफ टी अरिवंदनम versus TV Satyapal and stated that the careless or unnecessary litigation should be strictly controlled by alert and responsible judges। तो बड़ी अच्छी बात की है यहाँ पे, कहते हैं कुछ क्या करते हैं लोग, ठीक है, बिना मतलब की लिटिगेशन कर देते हैं, ठीक है, बिना बेढंगे तरीके से लिटिगेशन करते हैं। तो कहते हैं कोर्ट की जिम्मेवारी है भी, कोर्ट क्या है कि देखे भी ये कोई केयरलेसनेस तो नहीं है, प्रॉपर नोटिस दिए जा रहे हैं, प्रॉपर सम्मन इशू हो रहे हैं पार्टीज को सब, ठीक है। The court emphasized that judges have a serious duty to ensure speedy justice and prevent delays caused by lazy or irresponsible conduct of the parties। मतलब यहाँ पे क्या है कि जज ने, जो कोर्ट थे, ठीक है, कोर्ट के जजेस हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, हाई कोर्ट का जज ये तो बोल सकता है ना, यहाँ भी देखो यहाँ पे केस कौन सुन रहा है, यहाँ पे केसेस कौन सुन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो केसेस कौन सुन रहे हैं, बिलो डिस्ट्रिक्ट जज है, अथॉरिटी है, बिलो डिस्ट्रिक्ट जज है, या डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है केस सुन रहा हो, हाई कोर्ट केस सुन रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ भी जजेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो देखें कि पार्टीज क्या है कि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, पार्टीज अपनी जिम्मेवारियाँ जो ऑब्लिगेशंस उसको सही निभा रही है कि नहीं निभा रही, कहीं वो जानबूझ के डिले तो नहीं कर रही, ठीक है, तो कोर्ट की जिम्मेवारी ये भी बनती है। द कोर्ट ऑल्सो एडवाइस लॉयर्स टू अवॉइड आस्किंग फॉर अननेसेसरी एडजर्नमेंट। तो वकीलों को भी कहा गया, हिदायत दी गई भी, वो भी जानबूझ के बार बार क्या है तारीख पे तारीख ना मांगे, आगे एडजर्नमेंट ना मांगे, खासकर जो पुराने केसेस हैं। टू रिड्यूस जुडिशियल डिलेज द कोर्ट इशूड सेवरल डायरेक्शंस। पहला, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स मस्ट इंश्योर टाइमली सर्विस ऑफ समन। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तालुकाएँ हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि टाइमली बेसिस पे सम्मन भेजे जाएं। सम्मन क्या होते हैं, अभी पार्टीज को पेश होने के लिए बोलते हैं, डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए बोला जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस मस्ट मॉनिटर द सर्विस ऑफ सम्मन एंड सेंड रिपोर्ट्स टू कमिटीज फॉर्म्ड बाय हाई कोर्ट। ठीक है, और जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भी वो जो सम्मन भेजे जा रहे हैं उनको मॉनिटर करें, इनकी रिपोर्ट भेजें हाई कोर्ट को, जो कमेटी सेटअप की गई है हाई कोर्ट के द्वारा उनको। ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, जो जैसे एक पार्टी ने प्लेंट फाइल की, शिकायत फाइल की, और दूसरी पार्टी उसका जवाब देती है, डिफेंडेंट जो है, रिस्पॉन्डेंट जो है, तो वो क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट के जवाब में फिर आगे जो प्लेंटिफ है वो रिटर्न स्टेटमेंट भेजता है, तो ऐसे चलती रहती है फिर आगे। ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट शुड नॉर्मली बी फाइल्ड विद इन 30 days। ठीक है, अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ CPC। इफ मोर टाइम इज गिवन द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं कि नॉर्मली क्या है कि 30 दिन के अंदर फाइल हो जानी चाहिए। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो कोर्ट को उसको रीजन रिकॉर्ड करने में डिले क्यों हो रही है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, जवाब, मैंने आपके खिलाफ केस किया, आप उसका जवाब देते हैं, दैट इज, जो जवाब देंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट होगी वो। ठीक है, फिर आपकी जवाब का जवाब दूंगा मैं, वो भी रिटर्न स्टेटमेंट ही है। ठीक है। आफ्टर प्लीडिंग, प्लीडिंग्स आर कंप्लीट। प्लीडिंग्स क्या है, जो मुकदमेबाजी है, कार्रवाई है। ठीक है, तो जो पार्टीज, ठीक है, मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है, आपको कुछ बोलते हैं, तो जो आपस में दो पार्टीज हैं, ठीक है, अपनी बातें रखती हैं, ठीक है, कोर्ट में, तो उसे बोलते हैं प्लीडिंग। ठीक है, आफ्टर प्लीडिंग्स आर कंप्लीटेड कोर्ट शुड रिकॉर्ड एडमिशंस एंड डिनायल्स ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो प्लीडिंग जब कंप्लीट हो जाती है, कानूनी जो मुकदमेबाजी कार्रवाई खत्म हो जाती है, तो कोर्ट फिर रिकॉर्ड करता है कि पार्टीज ने क्या क्या बातें मानी हैं और क्या क्या बातें डिनाई की हैं, क्या क्या चीज़ें एडमिट की हैं, क्या डिनाई की हैं। कोर्ट को चाहिए कि वो पार्टीज को इनकरेज करे कि वो डिस्प्यूट को क्या है, आपसी सहमति के साथ सेटल कर लें। ठीक है, सेटल डिस्प्यूट थ्रू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्लोज, सॉरी, सबसेक्शन 1 CPC। ठीक है, कि यानी ADR के जरिए वो केस को निपटा लें। इफ पार्टीज डू नॉट चूज ADR, कोर्ट शुड फ्रेम इश्यूज विद इन 1 week, प्रेफरेबली इन ओपन कोर्ट। ठीक है, पार्टीज अगर ADR के जरिए नहीं जाना चाहती तो कोर्ट को चाहिए वो इश्यूज फ्रेम करें, यानी कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इशू फ्रेम करना मतलब कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो डिस्प्यूट है जिसमें। ठीक है, कि कोर्ट ने क्या क्या क्वेश्चंस को डिसाइड करना है। ट्रायल डेट्स शुड बी फिक्स्ड इन कंसल्टेशन विद द एडवोकेट्स। जो भी ट्रायल चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, उनकी जो डेट्स हैं वो एडवोकेट्स के साथ कंसल्ट करके फिक्स होनी चाहिए, सो दैट हियरिंग कैन कंटिन्यू स्मूथली ऑन डे-to-day बेसिस। ट्रायल जजेस शुड मेंटेन प्रॉपर डायरीज एंड अवॉइड लिस्टिंग टू मैनी केसेस ऑन वन डे टू प्रिवेंट अननेसेसरी एडजर्नमेंट। यानी ट्रायल कोर्ट को भी चाहिए, वो तो इतना करते ही होंगे, ठीक है, वो प्रॉपर डायरी मेंटेन करें कि इस दिन कौन कौन से केसेज हैं भी, ये ना हो कि अभी पिछला केस का निपटारा नहीं हुआ, 4 वकील आगे आके खड़े हैं, ठीक है, उनकी केस की बात ही नहीं हो रही, बार बार एडजर्नमेंट मिल रही है उनको। लॉयर शुड यूज प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 11 and 12 CPC to reduce the scope of disputes।
बार एसोसिएशन एंड बार काउंसिल शुड ऑल्सो ऑर्गेनाइज रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कहते हैं कोर्ट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो ऑर्डर 17 रूल 1 सीपीसी रिगार्डिंग अजर्नमेंट। मतलब सिंपल सी बातें कह रहे हैं कि देखो भी केसेस का निपटारा टाइमली बेसिस पे हो, जल्दी हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या कोर्ट ने, जो कोर्ट था उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, क्या क्या डायरेक्शन दी कि समन टाइमली बेसिस पे इशू होने चाहिए। ठीक है, और समन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, उसको हाई कोर्ट को इंटीमेट, हाई कोर्ट की कमेटी उसको इंटीमेट किया जाए, कोशिश की जाए कि एडीआर के जरिए निपटाया जाए केस को। ठीक है, अगर एडीआर के जरिए यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि ये मीडिएशन हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेशन है, उसके जरिए अगर झगड़ा नहीं निपट पा रहा तो कोर्ट फिर इश्यूज फ्रेम करता है भी क्या क्या झगड़े के इश्यूज हैं। ठीक है, कोर्ट शुड इम्पोज, अब क्या है कि कोशिश की जाएगी भी, ठीक है, कि वकील ये बार बार जजमेंट ना लें। ठीक है, कोर्ट शुड इम्पोज रियलिस्टिक कॉस्ट फॉर अननेसेसरी एडजमेंट सो दैट डिलेज आर डिस्करेज एंड अपोजिट पार्टीज कंपनसेटेड भी। ठीक है जी, कोर्ट ये कोशिश करेगा कि जो पार्टीज जान जान के बार बार एडजमेंट ले रही हैं तो उनके ऊपर रियलिस्टिक खर्चा डाला जाए, कॉस्ट डाली जाए। ठीक है, ताकि वो बार बार क्या है एडजमेंट ना लें। After completion of trial, oral argument should be heard continuously and judgment should be delivered within the time prescribed under order 20 CPC। ठीक है, तो यानी कि सारी जो प्रीडिंग्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक ओरल उनकी जो ओरल बातें हैं वो सुनी जाएंगी, प्रीडिंग्स उनकी। ठीक है, और फिर ऑर्डर जो जजमेंट है वो डिलीवर की जाएगी। एवरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट सबमिट मंथली डाटा ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 5 years टू प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो केस को देख रहा है वो जिसको कहते हैं कि वो केसेस जिनको 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनका क्या है कि डाटा बना के भेजे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को, जो आगे हाई कोर्ट को भेजेगा रिव्यू कमेटी को। ठीक है, फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है, मकसद क्या है कि हाँ भी केस का निपटारा जल्दी हो। तो ये क्या है कि कोर्ट ने, ठीक है, ये याद रखना केस लो, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि पूछा जा सकता है भी हाँ जी कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं कि जिससे क्या है कि जो डिस्प्यूट है वो जल्दी निपटे। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है दो केसेज हैं, बस 3 केसेज निकल के छोटे छोटे केसेज हैं। इन सिविल अपील नंबर, ठीक है, 2308, ये नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। इन सभी सिविल अपील, ये केस था विजय प्रकाश जरत वर्सेस तेज प्रकाश जरथित। ठीक है, was ruled that the cause of action in respect of which a counter claim can be filed। ठीक है, काउंटर क्लेम समझते हैं कि मैंने कहा कि मैंने आपसे 10,000 लेना है, आप मेरे खिलाफ काउंटर क्लेम फाइल कर देते हैं कि मैंने इसे 20,000 लेने हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, काउंटर क्लेम। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, इट शुड अक्रू बिफोर डिफेंडेंट। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए काउंटर क्लेम कैन बी फाइल्ड, कोज ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए काउंटर क्लेम कैन बी फाइल्ड। ठीक है, कोज ऑफ एक्शन शुड अक्रू बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस, नेमली बिफोर डिफेंडेंट हैज फाइल्ड रिटन स्टेटमेंट। कहते हैं कि देखो डिफेंडेंट के स्टेटमेंट फाइल करने, मैं कौन हूँ, प्लेंटिव, मैं पीड़ित पक्ष हूँ, विक्टिम हूँ, तो मैं कहता है कि मैंने क्या कहना है भी ये कोज ऑफ एक्शन है जिस कारण से मैं केस कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस कोज ऑफ, ये कोज ऑफ एक्शन है जिस कारण से मैं केस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहते हैं जो कोज ऑफ एक्शन है वो पहले अराइज होना चाहिए जिस कारण से जो प्लेंटिव है वो केस कर रहा है। यानी डिफेंडेंट के जवाब देने से, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले क्या है, विक्टिम के पास जो है, जो प्लेंटिव है उसके पास कोज ऑफ एक्शन होना चाहिए भी वो क्यों केस फाइल कर रहा है। ठीक है, ये केस है राघवेंद्र स्वामी मुथ वर्सेस उत्तरादि मठ। इट वॉज स्टेटेड दैट अपील अंडर सेक्शन 100 CPC इज रिक्वायर्ड टू बी एडमिटेड ओनली ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो कहते हैं कि सेक्शन 100 के तहत जो अपील है वो कोर्ट तभी एक्सेप्ट करेगा जहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, इट कैन नॉट बी फॉर्मल एडमिशन लाइक एन अपील अंडर सेक्शन 96 CPC। इट इज फंडामेंटल इम्पेरेटिव, इट इज प्री एम्प्टी इन करेक्टर एंड दैट मेक्स द प्रिंसिपल एब्सोल्युटली कार्डिनल। मतलब सिंपल सी बात याद रखनी है, सेक्शन 100 के तहत जो अपील एक्सेप्ट करनी है कोर्ट ने वो तभी करनी है जब क्या है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। बस ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, देखो मैं इसको हटा भी सकता था, ठीक है, अभी थोड़ा इरेलीवेंट है, बट देख लो कुछ नहीं पता लगता ICSI का। एक केस था ऋषभ चंद जैन एंड अनदर वर्सेस जिनेश चंद्र जैन। इट वॉज स्टेटेड दैट इम्पग्न्ड ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, रेस जुडिकाटा आप समझते हैं, ठीक है, पढ़ा हुआ हम सब ना सारा कुछ। डज नॉट सीज टू बी डिग्री ऑन अकाउंट ऑफ ए प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ नॉन, इसको काट दीजिए, ये इरेलीवेंट है, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको करना भी है, जस्ट एक रीडिंग कर लेना। ठीक है, जस्ट रीडिंग।
मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इस पर, इररिलेवेंट है बिल्कुल, ठीक है। यू वांट टू जस्ट हैव ए, ठीक है, इफ यू वांट टू कवर इट जस्ट हैव ए रीडिंग, सिंपल, ठीक है। तो चलिए, तो अब एग्जाम में अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो पहला जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट की बात कर रहे थे उसमें तो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू का, ठीक है। अभी कैसे वे स्पेसिफाइड वैल्यू निकाली जाती है, जहाँ रिकवरी ऑफ मनी का केस है, तो जब द डे ऑफ एप्लीकेशन या सूट तक क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो काउंट होगा। और जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन या सूट है उस दिन की क्या है जो मार्केट वैल्यू है वो देखी जाएगी। इंटेंजिबल एसेट में जो एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट्स और एप्लीकेशन है वो देखी जाएगी, ठीक है। तो किसके खिलाफ कहाँ अपील होनी है, कमर्शियल कोर्ट्स हैं जैसे मान लीजिए, तो बिलो डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो वहाँ अपील हो रही है कमर्शियल अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो वहाँ पे फिर अपील हो रही है कमर्शियल डिवीज़न इन हाई कोर्ट जो है, ठीक है। कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न इन हाई कोर्ट है, ठीक है। और जो कमर्शियल डिवीज़न इन हाई कोर्ट है उसके खिलाफ अपील कहाँ हो रही है, कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न इन हाई कोर्ट में अपील हो रही है, ठीक है। अपील होनी कितने टाइम में है, डिसीजन आने के 60 डेज़ के विदन। केस का निपटारा कितने टाइम में करना है, 6 महीने के अंदर। तो ऐसे केसेस बनते हैं, ठीक है। और ये जो आपका जो केस लो है इसमें से एक बनता है जो जहाँ पे डायरेक्शन दी गई है जज के द्वारा, जहाँ डायरेक्शन दी गई है भी जानबूझ के डिले ना की जाए, अजर्नमेंट ज़्यादा ना ली जाए। एक पार्टी अजर्नमेंट ले रही है जान जान के बार बार, तो उसके ऊपर क्या है कि कंपनसेटरी कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए कोर्ट को, ठीक है। समन टाइमली बेसिस पे भेजे जाएँ और समन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। हाई कोर्ट की कमेटी है उनको आगे इंटीमेट किया जाए भी ये जो समन जो भेजे गए हैं उसका रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ठीक है जी, ये आपका हो गया आपका सिविल प्रोसीजर कोड के बाद ये आपका जो पार्ट था एक, ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का, ये मैंने आपको कवर कर दिया है, ठीक है जी। तो इसमें से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बेटा।